अस्सलाम वालेकुम सेकेंड ईयर स्टूडेंट और बीकॉम स्टूडेंट के लिए आज जो मैं चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ न्यू चैप्टर है। और ये न्यू चैप्टर जो है उसका नाम डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग है या डेप्रिसिएशन आप कह सकते हैं। डेप्रिसिएशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू और अकाउंटिंग में इसका एक बहुत अहम किरदार है। और मोस्ट ऑफ द अकाउंटिंग जो है वो डेप्रिसिएशन के बग़ैर जो है वो कंप्लीट नहीं होती। डेप्रिसिएशन क्या है और डेप्रिसिएशन को किस तरह हम डिस्कस करेंगे, कौन से मेथड्स फॉलो किए जाते हैं और क्या रूल्स होते हैं, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा इस लेक्चर के अंदर। और वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एज आई टेल यू कि ये एग्ज़ाम में कंपलसरी क्वेश्चन होता है सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए। और इसके अलावा अगर आप ग्रेजुएशन लेवल पे चले जाएं तो ये क्वेश्चन का हिस्सा ज़रूर होता है और पेपर का हिस्सा होता है। इसके अलावा ओ लेवल्स या ए लेवल्स में डेप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंट होता है। CA ACCA वगैरह में जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो इसकी जो है एक्सप्लेनेशन आती है। तो बेसिकली स्टूडेंट्स को डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट देना है आज और उसके मेथड्स को डिस्कस करना है। तो इंशाल्लाह आज की क्लास में हम फर्स्ट मेथड को डिस्कस कर लेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू जी। तो स्टार्ट करते हैं। द कॉस्ट ऑफ परमानेंट फिक्स टेंजिबल एसेट विच हैज़ बीन यूज्ड इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन मस्ट बी रिकॉर्डेड because it is one of the costs which are incurred in the production of product income. So we'll start with the definition. Depreciation is the allocation of the depreciable amount of an asset over its estimated life. Depreciation is the expired cost of any depreciable fixed asset. इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी फिक्स एसेट्स अगर वो इस्तेमाल होता है, इस्तेमाल होने के बाद उसकी वैल्यू में डिक्लाइन आता है, तो वो जो डिक्लाइन अमाउंट है वो डेप्रिसिएशन अमाउंट कहलाएगा। यानी कि हर एसेट जो है हर साल, हर दिन, हर महीने जो है वो डेप्रिशिएट होगा, तो उसकी एक्सपायर्ड कॉस्ट जो है वो डेप्रिसिएशन कहलाती है ऑल फिक्स एसेट्स की। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो स्लाइड है इसमें ऑब्जेक्टिव ऑफ डेप्रिसिएशन दिया हुआ है। इसमें बताया हुआ है अकॉर्डिंग टू मैचिंग कॉन्सेप्ट रेवेन्यू शुड बी मैच विद एक्सपेंसेस। जब आप रेवेन्यू अर्न करते हैं किसी भी मशीन के ज़रिए या किसी भी एसेट्स के ज़रिए तो आपके एक्सपेंसेस भी होते हैं, तो वो मैच करना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि एक्सपेंस होगा तो रेवेन्यूज़ जनरेट होगा। ठीक है, यानी इन्वेस्टमेंट आप करेंगे, मशीन को इस्तेमाल करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे तो आप रेवेन्यू अर्न कर सकेंगे, इसलिए मस्ट बी इक्वल। तो इसीलिए जो है वो ये अकाउंटिंग प्रॉफिट को जनरेट करने के लिए आप आइडेंटिफाई करते हैं। इसके अलावा द कॉस्ट ऑफ द एसेट परचेज्ड शुड बी स्प्रेड ओवर द पीरियड इन विच द एसेट विल बेनिफिट अ कंपनी। यानी जब एसेट जो है वो आप कंपनी को बेनिफिट देता रहेगा जब तक कॉस्ट ऑफ एसेट शुड बी स्प्रेड ओवर द पीरियड इन विच द एसेट विल बी बेनिफिट अ कंपनी। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि बेनिफिट जो है वो कंपनी अर्न करेगी, तो ऑब्वियसली एसेट यूज़ होगा तो ही अर्न कर पाएगी, तो इसलिए हम इसको कैलकुलेट करते हैं। इसके बाद है डेप्रिशिएबल एसेट्स। द एसेट्स आर acquired or constructed with the intention of being used and not with the intention of resale। यानी जो एसेट आप परचेज़ करें वो इस इंटेंशन के साथ हो कि आप उसको यूज़ करेंगे, उससे प्रोडक्शन करेंगे या इसको बिज़नेस में इस्तेमाल करेंगे, बजाय इसके कि उसको रीसेल करें। इसके अलावा डेप्रिसिएशन व्हेन दे अनएक्सपेक्टेड टू बी यूज इज़ मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड। कम से कम एक साल उसको इस्तेमाल करें, एक साल से ज़्यादा इस्तेमाल करें, उसकी एक यूज़फुल एस्टिमेटेड लाइफ हो। और इसके अलावा आर हेल्ड फॉर द यूज़ इन द प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स। और उसका मेन मकसद क्या हो, गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड करना। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट स्लाइड है जिसमें बताया जा रहा है कि हाउ मैनी मेथड्स इन डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया जा सकता है, नंबर 1 ए कर लें आप उसको, स्ट्रेट लाइन मेथड है, सबसे पॉपुलर मेथड है स्ट्रेट लाइन मेथड। उसके बाद बी है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, जिसको हम डिक्लाइनिंग या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी कहते हैं। उसके बाद सम ऑफ द डिजिट मेथड है या सम ऑफ द एयर डिजिट मेथड कह लें। और नंबर लास्ट है प्रोडक्शन आउटपुट मेथड और यूनिट प्रोडक्शन मेथड या वर्किंग आवर मेथड भी उसमें इस्तेमाल हो जाता है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पहला मेथड
स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड में सबसे बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि डेप्रिसिएशन मस्ट बी इक्वल फॉर ऑल ईयर्स। जब कैलकुलेट हो जाता है तो हमेशा डेप्रिसिएशन हर साल का सेम होता है, यानी डेप्रिसिएशन इज कंप्यूटेड बाय डिवाइडिंग द डेप्रिशिएबल अमाउंट, यानी जो डेप्रिशिएबल अमाउंट है फिक्स एसेट्स का, फिक्स एसेट का जो अमाउंट है उसमें से आप क्या करते हैं एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू माइनस कर देंगे। अभी मैंने आपको बताया रेजिडुअल वैल्यू और एस्टिमेटेड वैल्यू क्या होती है, वो मैं अभी मज़ीद एक्सप्लेन कर देता हूँ। और लाइफ से उसको हम डिवाइड कर देते हैं, जो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि ये 10 साल चलेगी मशीन या 5 साल चलेगी। कंपनी आपको जो है कैलकुलेट करके बताती है कि कम से कम जो ये मशीन 10 साल काम करेगी, ठीक है। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि नेक्स्ट स्लाइड में यूज़ ऑफ लाइफ इज़ नॉट इक्वल टू फिजिकल लाइफ। ज़रूरी नहीं है कि फिजिकल लाइफ उसकी हो सकता है वह ज़्यादा चले, लेकिन ये एस्टिमेटेड लाइफ होती है इकोनॉमिक लाइफ के, इतना कम से कम चल जाएगी मशीन और वर्किंग करेगी। इट इज़ द पीरियड ओवर विच द प्रेजेंट ओनर इंस्टेड टू यूज़ द एसिड। ये बताता है कि ओनर की तरफ से कम ये एसिड इतना तो टाइम आपको जो है वो देगी, ठीक है। तो ये दो पॉइंट्स हैं लाइफ और पीरियड पॉइंट ऑफ व्यू से। देन नेक्स्ट स्लाइड, इट इज़ द अमाउंट रिसीव आफ्टर डिस्पोजल ऑफ द एसिड। रेजिडुअल वैल्यू क्या होती है? जब एसिड को इस्तेमाल कर लिया जाता है तो ये वो अमाउंट होता है जो कॉस्ट ऑफ एसिड से माइनस करते हैं, तो फिर हम डेप्रिशिएबल एसिड पर आते हैं, डेप्रिशिएबल अमाउंट पर आते हैं, यानी ये अमाउंट एस्टिमेटेड लाइफ से डिवाइड होगा तो ही आपको डेप्रिसिएशन हासिल होगा। तो अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। अ कंपनी बॉट अ मशीन फॉर ₹12 लाख ऑन 1 जनवरी 2006। ये क्वेश्चन है जिसमें बताया जा रहा है कंपनी ने 12 लाख की एक मशीन परचेज़ की 1 जनवरी 2006 को। इसकी एस्टिमेटेड लाइफ क्या है? 10 साल, यानी 10 साल ये मशीन चलेगी। ये कंपनी आपको बता रही है कि कम से कम इसकी एस्टिमेटेड लाइफ क्या है? 10 ईयर्स है, और उससे आगे बढ़ सकती है, चल सकती है, लेकिन कम से कम उसकी 10 साल तो चलेगी। उसके अलावा विद स्क्रैप वैल्यू या रेजिडुअल वैल्यू जो है वो 2 लाख, यानी हर साल कंपनी का अंदाज़ा ये कि 2 लाख की इस्तेमाल हो जाएगी मशीन और इसकी डेप्रिशिएट होगी। कह रहे हैं 3 ईयर्स का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो आप कंप्यूट करें, और 3 ईयर्स का डेप्रिसिएशन कंप्यूट कैसे करेंगे वो इस तरह। सबसे पहले आप कॉस्ट ऑफ एसेट जो आपके सामने मेंशन की हुई है 12 लाख वो आप मेंशन कर दें। उसके अलावा रेजिडुअल स्क्रैप सैल्वेज वैल्यू कई नामों से इसको पहचाना जाता है, 2 लाख रुपीज़ आपको दी हुई है। एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ 10 ईयर्स है, यानी ये 3 चीज़ें आपको एट द टाइम ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन जो है मालूम होना ज़रूरी है। ना सिर्फ ये बल्कि इसके अलावा आपको एक चीज़ और मालूम होना ज़रूरी है कि देखें स्क्रैप जो स्ट्रेट मेथड है ना, स्ट्रेट लाइन मेथड, उस पर 3 चीज़ें चाहिए होती हैं, ठीक है। तो एनुअल डेप्रिसिएशन, एनुअल चार्जेस फॉर डेप्रिसिएशन क्या है? 12 लाख आप लिख देंगे जो कि टोटल कॉस्ट ऑफ मशीन है, माइनस 2 लाख यानी रेजिडुअल वैल्यू आप माइनस कर देंगे, और 10 यानी एस्टिमेटेड लाइफ से आप डिवाइड कर देंगे, यानी 12 लाख माइनस 2 लाख अपॉन 10। तो 12 लाख माइनस 2 लाख यानी रेजिडुअल वैल्यू जब आप माइनस करेंगे तो अमाउंट आ जाएगा 10 लाख, और 10 लाख को जब आप एस्टिमेटेड लाइफ से डिवाइड करेंगे तो 1 लाख रुपीज़ जो है वो आंसर आ जाएगा। एनुअल चार्जेस फॉर डेप्रिसिएशन फॉर फर्स्ट ईयर जो कि यहाँ पे मेंशन था 2006 31 दिसंबर तक, यानी 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक 31 दिसंबर तक जो है 10 लाख रुपए की जो मशीन रह गई थी रेजिडुअल वैल्यू माइनस करने से, उसमें से 10 से डिवाइड करने पर 1 लाख की मशीन बची। इसी तरह एनुअल चार्ज फॉर डेप्रिसिएशन फॉर 2007 जो है वो भी 10 लाख रुपए होगा। स्ट्रेट लाइन मेथड से कैलकुलेट करने पर हर साल डेप्रिसिएशन सेम रहेगा, यानी आपको सिर्फ फर्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना होता है और बाकी ईयर सेम अमाउंट रहता है, यानी 1 लाख एंड 1 लाख कंटिन्यूसली, यानी 2006, 2007 और 2008 तीनों का जो है 1 लाख रुपीज़ डेप्रिसिएशन होगा और फिर इसकी जर्नल एंट्रीज